चुनाव के नतीजे वो सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते। नहीं, वो तो एक तरह से गवर्नेंस और जनता के बीच जो रिश्ता है उसका एक एक्सरे होते हैं। हर नतीजा एक डेटा पर आधारित सबक है। आज हम इसी नजरिए से एक विधानसभा क्षेत्र में हुए बदलाव का फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। हमारा ध्यान सिस्टम पर होगा, किसी व्यक्ति पर नहीं। बात हो रही है मध्य प्रदेश की भितवार सीट की। 15 साल, सोचिए, एक पूरी पॉलिटिकल जेनरेशन, इतने लंबे वक्त तक जनता का भरोसा जीतना, और फिर 2023 में सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। असली सवाल ये है कि एक इतना मजबूत, इतना स्थापित किला आखिर ढह कैसे गया। चलिए, इसी की जड़ों को आज हम समझेंगे। तो हम अपने इस पड़ताल को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले भितरवार की जमीन को समझेंगे, फिर आंकड़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि गढ़ गिरा क्यों, अतीत से क्या सबक मिलते हैं, और फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है। और आखिर में बात करेंगे नेतृत्व की जिम्मेदारी पर। किसी भी जगह की राजनीति को समझना होना तो पहले वहां की मिट्टी को समझना पड़ता है, वहां के लोगों को, उनकी जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनकी जो रोज की तकलीफें हैं, उन्हें महसूस करना पड़ता है। तो चलिए भितरवार की धड़कन को सुनते हैं। भितरवार की पहचान है वहां की मिट्टी और वहां के लोगों की मेहनत। ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और अर्थव्यवस्था के आप कह सकते हैं 2 ही पहिए हैं। एक खेती जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और दूसरा छोटे मोटे उद्योग जो लोकल लोगों को काम देते हैं। यहाँ की जिंदगी मौसम के मिजाज और बाजार के उतार चढ़ाव पर ही टिकी है। लेकिन हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों पहियों पर दबाव बहुत बढ़ गया। खेती में लागत बढ़ी, मुनाफा कम हुआ, किसान परेशान, और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो स्थानीय मिलों के बंद होने से पूरी हो गई। कई घरों में रोजगार का संकट खड़ा हो गया और नौजवान, उनके सामने सवाल था कि अब करें क्या। यही जो एक ठहराव था, जो बेचैनी थी, वही बदलाव के लिए जमीन तैयार कर रही थी। और जब जमीन पर बेचैनी बढ़ती है तो वो वोटिंग वाले दिन नंबरों में दिखती है। तो अब हम उन संकेतों को, उन सिग्नल्स को पढ़ेंगे जो भितरवार के वोटर्स ने दिए, क्योंकि हर वोट अपने आप में एक कहानी है। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 22,354। ये 2023 में बीजेपी की जीत का अंतर था। लेकिन इसकी असली कहानी तब समझ में आती है जब हम इसे 2018 के नतीजे से कंपेयर करते हैं। तब कांग्रेस 12,130 वोटों से जीती थी, मतलब 5 साल के अंदर करीब करीब 34,000 वोटों का स्विंग। ये एक छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक पॉलिटिकल भूकंप था। तो इस भूकंप के पीछे की वजह क्या थी, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2023 में वोटर टर्नआउट था करीब 85%, जबकि 2018 में ये सिर्फ 71.5% था। ये जो 13% से ज्यादा का उछाल है ना, ये बताता है कि वोटर घर पर चुप नहीं बैठा था। साफ है कि एक बड़ा तबका या तो मौजूदा सिस्टम से बहुत ज्यादा नाराज था, या फिर बड़ी संख्या में नए वोटर बदलाव के लिए बाहर निकले थे। ये उदासीनता नहीं, सक्रियता का सबूत था। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, कहानी और भी साफ हो जाएगी। कांग्रेस के वोट, हाँ, 66,000 से बढ़कर 74,000 हुए। ऊपर से देखने में लगता है कि ठीक है, लेकिन उनका वोट शेयर असल में घट गया। 42.5% से 40.8% पर आ गया। और दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, उनके वोट्स 54,000 से सीधे 97,000 पर पहुंच गए, और वोट शेयर 35% से सीधा 53%। तो असली खेल टोटल वोटों का नहीं, वोट शेयर के स्विंग का था। और ये चार्ट उस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, 2018 में करीब 22% वोट अदर्स को, यानी दूसरी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों को मिले थे। ये एक बिखरा हुआ वोट था। 2023 में ये 22% सिमट कर सिर्फ 6% रह गया। तो सवाल है कि बाकी का 16% वोट गया कहाँ। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बिखरे हुए एंटी इनकम्बेंसी वोट को एक साथ अपने पाले में लाने में कामयाब रही, और जैसे ही मुकाबला आमने सामने का हुआ, बीजेपी ने बाजी मार ली। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या हुआ, नंबर्स ने हमें कहानी बता दी। अब आते हैं असली सवाल पर कि ये सब क्यों हुआ। हम यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम उन सिस्टमिक कारणों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने मिलकर ये नतीजा तैयार किया। देखिए, इस बदलाव के पीछे ना एक कारण नहीं था, कई परतें थीं। पहली, 15 साल की एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की थकान। दूसरी, और बहुत जरूरी, बीजेपी का जमीनी संगठन जो कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत था।
तीसरा, डिजिटल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। चौथा, जैसा हमने देखा, मुकाबला सीधा हो गया। और पांचवा, कास्ट डायनामिक्स। जो ओबीसी और दलित स्विंग वोटर्स थे, उनका एक बड़ा हिस्सा शायद नए विकल्प की तरफ चला गया। और जमीनी संगठन का फर्क आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस, जिसकी बूथ समितियां 2018 की जीत के बाद शायद थोड़ी ढीली पड़ गईं, उनका कैडर मोटिवेटेड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का नेटवर्क संघ के कैडर के साथ मिलकर लगातार जमीन पर एक्टिव रहा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव भाषणों से नहीं, बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। और जब हम जमीनी स्तर पर काम करने की बात करते हैं, तो एक पल रुककर सोचना जरूरी है। ये विश्लेषण सिर्फ चुनावी रणनीति का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों से भी जुड़ा है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान यानी डिग्निटी का हक दिया है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी राजनीतिक संवाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सही जानकारी दे, भड़काए नहीं। एक मजबूत लोकतंत्र की नींव यही है। 2023 में जो हुआ वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसकी आहट पहले से सुनाई दे रही थी। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और 2008 से अब तक के पैटर्न को देखते हैं, तब ये पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये टाइमलाइन देखिए, बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस 2008, 2013, 2018 तीनों चुनाव जीती, लेकिन जीत का मार्जिन देखिए। 2013 में ये गिरकर सिर्फ 6,500 रह गया था। ये पहली घंटी थी। 2018 में मार्जिन फिर बढ़ा, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि तीसरे उम्मीदवारों ने बीजेपी के वोट काट लिए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लिए जो समर्थन था वो एक तरफा नहीं था, सशर्त था। और 2023 में जो वो शर्त बदली तो नतीजा भी बदल गया। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। अब बात करते हैं समाधान की। राजनीति में कोई भी हार आखिरी नहीं होती, वो सीखने और वापसी करने का एक मौका होती है। तो इन आंकड़ों की रोशनी में दोबारा भरोसा बनाने का एक सिस्टमैटिक, डेटा पर आधारित रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए ये चतुर्मुख सिद्धांत एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, संदर्भ, यानी अपनी कहानी को बदलना, खुद को एक बदलाव के एजेंट के तौर पर पेश करना। दूसरा, लोग, यानी किसानों, युवाओं की असली समस्याओं पर फोकस करना। तीसरा, कथा, एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों को यकीन दिलाए कि आप एक बेहतर विकल्प हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, संगठन, यानी बूथ लेवल से पार्टी में फिर से जान फूंकना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसे जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए। मान लीजिए चुनाव से 90 दिन पहले 30 दिन अंदरूनी संगठन को ठीक करना और लोगों से फीडबैक लेना। अगले 30 दिन घर घर जाकर संपर्क साधना, और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से हाइपर लोकल कैंपेनिंग करना। ये एक प्रोसेस है, कोई चमत्कार नहीं। और इस पूरी रणनीति का, इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है? वो इस एक लाइन में है, जनता के बीच ये भरोसा बनाना कि अब वक्त शोर शराबे को नहीं, बल्कि भरोसे को, काम को वोट देने का है। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में भरोसा बनाने का एक और मतलब है लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना। आप जब भी डिजिटल माध्यमों से किसी से जुड़ते हैं तो ये पक्का करना कि हर कम्युनिकेशन उनकी सहमति से हो, एक तय मकसद के लिए हो और उनके डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो भितरवार की ये कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक सीट के नतीजों का विश्लेषण नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक चेतावनी भी है और एक विजन भी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, जनता का भरोसा क्या वो सिर्फ नारों और भाषणों से जीता जा सकता है, या उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है जो लोगों की असली तकलीफों को समझे और उन्हें दूर करने के लिए काम करे? भितरवार का नतीजा शायद इसी सवाल का जवाब है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-4204-1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।